हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश भूगोल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सेकंड पार्ट। इसके पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं और वो आपने ज़रूर देखी होगी। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं। देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में सत्य कथन बताइए। मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है। मध्य प्रदेश में आर्कियन काल से क्वाटरनरी युग की चट्टानें पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है और उपयुक्त सभी। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं इन ऑप्शंस की तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि बहुत ही ज्यादा प्राचीन काल में निर्मित हुआ था और मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य भी है। जब हम भू आवेष्टित राज्यों की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि ऐसे राज्य जो कि किसी दूसरे देश की सीमा को स्पर्श ना करते हों उन्हें कहा जाता है भू आवेष्टित राज्य। तो मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत के एकदम बीचों बीच में है और इस वजह से यह किसी भी देश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। सेकेंड ऑप्शन, मध्य प्रदेश में आर्कियन काल से क्वाटरनरी युग की चट्टानें पाई जाती हैं। देखिए, आर्कियन काल से क्वाटरनरी युग ये वो समय है जब पृथ्वी एकदम रक्त तप्त थी, गर्म धधकता हुआ गोला थी। ये उस समय की बात हो रही है और उस समय जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई तो उस समय जो चट्टानें बनी, जो कि एक प्रकार से बेसाल्ट चट्टानें हैं, उन चट्टानों की वो चट्टानें मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं और इस हिसाब से हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में आर्कियन काल से क्वाटरनरी युग की चट्टानें पाई जाती हैं। देखो, रक्त तप्त थी, पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म थी, इस कारण से इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है और जब सामान्यतः पूछा जाए तो 7 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और तीसरा है पूर्वी पठार या फिर बघेलखंड का पठार। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि तीनों ऑप्शन क्योंकि सही है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चंबल नदी द्वारा किया जाने वाला अपरदन प्रदेश के किस पठार में सर्वाधिक होता है? जब बात हो रही है चंबल नदी की, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 बुंदेलखंड, बी बघेलखंड, सी मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार। जब बात हो रही है चंबल नदी की तो चंबल नदी वो नदी है जिसका उद्गम इंदौर से होता है। इंदौर के अंदर भी किस क्षेत्र से होता है? तो महू से होता है। महू लगती है तहसील। महू के अंदर कौन सी पहाड़ी है? तो विंध्याचल पहाड़ी है। और विंध्याचल पहाड़ी के अंदर भी जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा पॉइंट है तो वो है वांगचू पॉइंट। वांगचू पॉइंट। तो मध्य प्रदेश में चंबल नदी का उद्गम इंदौर से, इंदौर के महू से, महू के अंदर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के भी अंदर से वांगचू पॉइंट से होता है। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। चंबल नदी इंदौर में एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है पाताल पानी जलप्रपात। वहीं एक और जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। चंबल नदी सर्वाधिक मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में अपरदन करती है और जो अपरदन करती है उसे कहा जाता है गली इरोजन या फिर अवनालिका अपरदन। तो मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जो अपरदित जिला है वो है मुरैना, जो कि चंबल नदी के द्वारा ही अपरदित किया गया है। यह अपरदन करने के बाद जो मुरैना है वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करती है चंबल नदी और ये जो बड़े बड़े गड्ढे हैं इन्हें ही बीहड़ कहा जाता है और इन बीहड़ों में डाकुओं का निवास होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बीहड़ की जो समस्या है वो चंबल नदी के कारण है मुरैना जिले में। पठार की बात कर लेते हैं। जब मुरैना जिले की बात कर रहे हैं तो मुरैना जिला किस पठार के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मध्य भारत के पठार के अंतर्गत, क्योंकि मध्य भारत का पठार जो है वह मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी पठार है। मालवा के पठार के अंतर्गत आने वाले जिलों पर विचार कीजिए। मालवा के पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, रायसेन, सागर, इंदौर, उज्जैन, दमोह, देवास, उज्जैन, इंदौर, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, देवास, उज्जैन और इंदौर।
देखिए ये बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको बहुत डीप में इसके लिए नॉलेज चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए। देखिए बात कर रहे हैं मालवा के पठार के अंतर्गत, तो मालवा जो क्षेत्र है इसका नाम मालव जनजाति के आधार पर औलिकर वंश के द्वारा रखा गया। यहाँ पर कुल 18 से 19 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, अर्थात मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार जो है वो मालवा का पठार है। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर कपास का उत्पादन और सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। वहीं खंडवा करवा उनको कपास के उत्पादन के कारण ही सुनहरे जिले भी कहा जाता है। बात करें मालवा की, तो मालवा में कौन कौन से जिले आते हैं? देखिए इसके अंतर्गत आपको याद रखना है इंदौर संभाग आता है, इंदौर संभाग के कुछ जिले, भोपाल संभाग के कुछ जिले, इसके साथ साथ में उज्जैन संभाग के कुछ जिले और इसी के साथ साथ में सागर संभाग के भी 1-2 जिले आते ही हैं। तो अब इस आधार में आपको आंसर लगाना है। इंदौर, भोपाल, रायसेन, सागर, ये सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बी देखते हैं, इंदौर, उज्जैन, दमोह, देवास। देखिए देवास जो है ये उज्जैन संभाग का ही जिला है, तो दमोह में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। अगला चलते हैं, उज्जैन, इंदौर, सीहोर और राजगढ़, ये बिल्कुल सही है। आगर मालवा, आगर मालवा जो है, आगर मालवा जो है ये आता है मालवा संभाग के अंतर्गत, इसके मालवा के अंतर्गत आता है आगर मालवा। देवास, उज्जैन और इंदौर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ऑप्शन गलत है, तो 1, 3, 4 जो है ये सही होगा। 1, 3, 4 वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब ये बहुत कठिन हो गया ना, ये वाला सवाल बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा कि कैसे कवर करना है इसको। देखो मालवा के जिले आपको कैसे याद रखने हैं, आप अच्छे से ध्यान रखना है ना। तो मालवा के जिले आपको याद रखने, एक अच्छी सी ट्रिक सुन लो, इससे आपको मालवा के जिले पूरे याद रहेंगे। एक झा बुआ है, एक बुआ है जो झा समाज से संबंध रखती है। किसकी बुआ है? रीवा नाम की एक लड़की है, उसकी बुआ है। जो हमने जिलेवार में ट्रिक यूज की, हम वही ट्रिक यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो रीवा की जो बुआ है, झा बुआ, ये ना चाहती है उज्जैन आना, क्योंकि उज्जैन में है भगवान महाकालेश्वर। तो उज्जैन आने के लिए क्या करती है, एक गाड़ी से निकलते हैं लोग। तो गाड़ी से जब निकलते हैं तो वो बोलती हैं कि देखो बिल्कुल भी मच नहीं करना, मतलब हल्ला बिल्कुल नहीं करना, आराम से चलेंगे, मंद मंद चलेंगे, बिना शोर किए चलेंगे। कहाँ से जाएंगे? रतलाम की गलियों से निकलेंगे, रतलाम की गलियों से निकलेंगे और पहुंचेंगे उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने। अब महाकालेश्वर के दर्शन करने पहुंचती, देखती है वहां पे कि भगवान बहुत ही ज्यादा साजो श्रृंगार करे बैठे हुए हैं, और भगवान ने बहुत ज्यादा साजो श्रृंगार करके भगवान वास कर रहे हैं। कहाँ वास कर रहे हैं? मालवा के क्षेत्र में वास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए कौन है? झाबुआ है, झाबुआ है। कहाँ जाना है इनको? इनको जाना है उज्जैन। तो ये जा रही है, कह रही है नीमच नहीं करना है, बिल्कुल मच नहीं करना, और मंद मंद जाएंगे बिना शोर के, तो मंदसौर कहती हैं। फिर रतलाम की गलियों से गुजरते जाएंगे तो रतलाम। उसके बाद पहुंचती हैं उज्जैन। अब उज्जैन जब पहुंच गई तो वहां कहती हैं भगवान बहुत साजो श्रृंगार करे हुए हैं, तो शाजापुर। साजो श्रृंगार करे हुए भगवान वास कर रहे हैं, तो वास कर रहे हैं, तो वास करने से आ गया देवास। अब भगवान वास कर रहे हैं तो कहाँ वास कर रहे हैं? तो आगर मालवा में वास कर रहे हैं। अब भगवान के जब ये दर्शन कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि भगवान की भक्ति की जो धार है इसको बिल्कुल इंडोर मत रखो, मतलब घर के अंदर कैद करके मत रखो। तो भक्ति की जो धार है, तो धार से हो गया हमारा धार, तो भक्ति की जो धार है इसको इंडोर मत रखो, अर्थात इंडोर से हो गया इंदौर। इंडोर मत रखो, क्या करो? उसको बढ़ाते जाओ। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि भगवान जो है वो सबका पालन करते हैं, इसको और बढ़ाओ। और से हो जाएगा यहाँ पर सीओर। भगवान क्या करते हैं? सबका पालन करते हैं, तो पालन से हो जाएगा भोपाल, पाल से भोपाल हो जाएगा। तो झाबुआ क्या कर रही है? दिशा दिखा रही है लोगों को कि कैसे आपको काम करना है, तो दिशा दिखाने से हो जाएगा विदिशा। और भगवान के जब दर्शन करते हैं ना, तो हमारा जितना भी शोक रहता है वो कई गुना तक कम हो जाता है। तो शोक जो है हमारा वो कई गुना तक कम हो जाता है। और शोक, एक शोक तो होगा नहीं, तो शोक का क्या होता है? बहुत सारा सागर होता है, तो बहुत सारे शोक का सागर कई गुना तक कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान राज कर रहे होते हैं। और किसका राज होता है? तो भगवान का, अर्थात अली का राज होता है। अली अर्थात ईश्वरी होते हैं ना, तो अली का राज होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। अब झाबुआ क्या कर रही हैं? ये
सलाह दे रही है, राय दे रही है, तो राय से हो गया रायसेन। इस प्रकार से जो इतने जिले आपको दिखाई दे रहे हैं ये आते हैं मालवा संभाग के अंतर्गत। अगर आपको गिनेंगे तो ये 18 जिले ही होंगे। देखिए गिन लेते हैं। नीमच, कलर दूसरा यूज करेंगे हम, ठीक। नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, ये हो गए 5। धार, इंदौर, उज्जैन, आगरमालवा, देवास, शाजापुर और राजगढ़, गुना, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, सीहोर, रायसेन और सागर। इस प्रकार से देखते हैं हम कि 18 जिले ये होते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा मालवा का औद्योगिक केंद्र नहीं है? पीथमपुर, मंडीदीप, मनेरी और शाजापुर। देखिए मालवा के जिले हमने देख लिए कौन कौन से हैं। पीथमपुर किस जिले के अंतर्गत आता है? धार जिले के अंतर्गत आता है। मंडीदीप रायसेन के अंतर्गत आता है, रायसेन के अंतर्गत। मनेरी मंडला के अंतर्गत आता है। शाजापुर एक जिला है और इसका औद्योगिक केंद्र है मक्सी। तो देखिए शाजापुर आ रहा था मालवा के अंतर्गत, धार भी आ रहा था और रायसेन भी आ रहा था, तो मंडला जो है अर्थात मनेरी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के संबंध में सत्य कथन पर विचार कीजिए। देखिए भौगोलिक विभाजन के संदर्भ में हमको यहाँ पर देखना है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ऑप्शन है मध्य भारत का पठार जलोढ़ मिट्टी, मालवा का पठार जलोढ़ मिट्टी, बघेलखंड लाल पीली मिट्टी, रीवा पन्ना का पठार लाल पीली मिट्टी, नर्मदा सोन घाटी काली मिट्टी, वो लाल मिट्टी। देखिए आपको कैसे याद रखना है इसको। जब आपसे पूछा है कि मध्य प्रदेश में मिट्टियां कितने प्रकार की होती हैं, तो मध्य प्रदेश में जो मिट्टियां होती हैं वो होती हैं 5 प्रकार की। अब ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? पहली जो मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टियां होती हैं जो कि नदियों के द्वारा बहाकर लेके आई गई होती है और इसी के कारण इसको कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। ये 2 प्रकार की होती है। एक जलोढ़ मिट्टी होती है जिसे कहा जाता है बांगर, वही दूसरी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे कहा जाता है खादर। देखिए ये जो खादर और बांगर है ना, ये जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार हैं और इसमें से जो खादर है वो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी होती है। वही बांगर की जब हम बात करते हैं तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। तो देखिए ये जलोढ़ मिट्टी हो गई पहली। दूसरी जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है वो है काली मिट्टी, और काली मिट्टी को ही चेरनोजम भी कहा जाता है। ये वही मिट्टी है जिसमें सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। अब तीसरी जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है वो होती है लाल पीली मिट्टी। चौथी मिट्टी होती है मिश्रित मिट्टी। और 5वीं जो होती है वो होती है कछारी मिट्टी। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। देखिए मध्य भारत का पठार, क्योंकि मध्य भारत का पठार सबसे ऊपर में है, हमने देख चुके, भिंड मुरैना वाले जिले यहाँ पे लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, गंगा और गंगा की सहायक नदियां के द्वारा अपना जल बहाकर लाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी होगी। और चंबल नदी भी अपना जल बहाकर लेके जाती है, तो चंबल की भी जलोढ़ जो होगी वो वहीं पे होगी। तो ये वाला ऑप्शन सही है, मध्य भारत का पठार जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, मालवा का पठार जलोढ़ मिट्टी। एक बात बताइए, मालवा में कोई इतनी बड़ी नदी तो बहती नहीं है चंबल के अलावा। और दूसरी चीज, मालवा वह क्षेत्र है जिसका निर्माण ज्वालामुखी के फटने से हुआ था, अर्थात लावे से हुआ था। तो इस कारण से यहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र है, ना कि जलोढ़ मिट्टी का। देखिए सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन की तरफ चलेंगे। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की जब बात करते हैं तो यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। रीवा पन्ना का पठार, यहाँ भी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। नर्मदा सोन घाटी, देखिए नर्मदा सोन घाटी जो है ना, यहाँ पर लाल मिट्टी नहीं पाई जाती, तो इस कारण से ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो अपन को देखना है 1, 3, 4 जिसमें हो वो होगा हमारा आंसर 1, 3, 4। देखिए 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी। अब ये देख लेते हैं मध्य प्रदेश में मिट्टियां कौन कौन किस क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है।
यह है जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, यह है काली मिट्टी का पूरा क्षेत्र। यहां से इतना क्षेत्र मतलब मालवा और मालवा के बाद ये वाला भाग भी काली मिट्टी का ही क्षेत्र है। रीवा पन्ना का पठार लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, नीचे लेटेराइट मिट्टी है। तो अधिकतर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में अधिकतर काली मिट्टी पाई जाती है, और जो नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र है ना, यहाँ पर भी छिछली काली मिट्टी ही पाई जाती है। मध्य प्रदेश में असीरगढ़ की पहाड़ी और नर्मदा नदी के बीच क्या स्थित है? निमाड़ का मैदान, उत्तर का मैदान, होशंगाबाद जिला और रायसेन जिला। जब बात हो रही है असीरगढ़ की पहाड़ी और नर्मदा के बीच में, देखिए नर्मदा निकलती है अनूपपुर से, और अनूपपुर से बहते हुए यहाँ से आकर खरगोन से निकलकर ये चली जाती है सीधे महाराष्ट्र की तरफ में। असीरगढ़ की पहाड़ी की बात हो रही है तो असीरगढ़ की पहाड़ी यहाँ पर है, ठीक बुरहानपुर के करीब में। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सा क्षेत्र पड़ेगा? तो इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है उसको कहा जाता है निमाड़ का मैदान। ये निमाड़ वही है जिसे पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ कहा जाता है, जिसमें खंडवा और खरगोन दोनों जिले आते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पचमढ़ी, राजपीपला की पहाड़ी, अखदानी पहाड़ी और हरवत्सकोट। देखिए जब हम मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, पचमढ़ी, राजपीपला, अखदानी और हरवत्सकोट की, तो आप सभी ने सुना होगा कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की बात करें, धूपगढ़, देखिए धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कुछ इस आकार की पर्वत श्रृंखला है जो कि 3 श्रेणियों में बटी हुई है, 1, 2 और 3। इसका सबसे इस तरफ का हिस्सा अर्थात सबसे जो पूर्वी हिस्सा होता है वो कहलाता है मैकाल पर्वत श्रेणी। बीच वाला जो हिस्सा होता है वो कहलाता है महादेव पर्वत श्रेणी, और जो इस तरफ का हिस्सा होता है पश्चिमी भाग जो होता है उसे कहा जाता है राजपीपला की पहाड़ी। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की महादेव पर्वत श्रेणी जो है, इस महादेव पर्वत श्रेणी पर ही धूपगढ़ स्थित है, और इस धूपगढ़ को ही हरवत्सकोट कहा जाता है। इसकी कुल ऊंचाई की बात करेंगे तो 1350 मीटर ऊंची है। यहीं पर पचमढ़ी भी स्थित है। पचमढ़ी जिसे मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कहा जाता है, उस पचमढ़ी की हम बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी के उत्तर पूर्व में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र स्थित है? ठीक, देखिए बुंदेलखंड, मध्य भारत का पठार, बघेलखंड और मालवा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी के उत्तर पूर्व में, ये हो गया मध्य प्रदेश, नर्मदा सोन घाटी ये क्षेत्र हो गया पूरा। इसके उत्तर में पूछ रहा है, मतलब ऊपर की तरफ में पूछ रहा है, पूर्व पूछ रहा है अर्थात इस तरफ पूछ रहा है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी के उत्तर पूर्व में बघेलखंड का पठार स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बघेलखंड का पठार। इक्यावनवां जिला आगर मालवा किस वर्ष में बनाया गया? क्वेश्चन सीधा है कि मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगर मालवा किस वर्ष में बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2013। मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगर मालवा 2013 में बनाया गया था। वहीं मध्य प्रदेश का 52वां जिला जो कि निवाड़ी है, जिसे 1 अक्टूबर वर्ष 2018 को बनाया गया था। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किस शहर को कहा जाता है? बात करते हैं मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी की, तो मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी कहा जाता है, ऑप्शन है इंदौर, मैहर, भोपाल, इनमें से कोई नहीं। मैहर को क्यों कहा जाता है? उस्ताद अलाउद्दीन खां के कारण कहा जाता है, क्योंकि उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है वो मैहर से संबंधित थे और इन्होंने मैहर में अपना पूरा कार्यक्षेत्र संभाला था, और इनके घर को संगीत की तीर्थ स्थली भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, अनूपपुर। देखिए डिंडौरी ऊपर है तो केवल छत्तीसगढ़ की सीमा को, अनूपपुर ऊपर है तो छत्तीसगढ़ की सीमा को।
डिंडौरी शिवनी था। शिवनी देखिए तो केवल महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श कर रहा है। बचा बालाघाट, तो बालाघाट अगर आप अच्छे से देखते हैं तो एक तरफ से महाराष्ट्र की सीमा को, वहीं दूसरी तरफ से छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श कर रहा है। तो इसका आंसर होगा हमारा बालाघाट, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बी आर अंबेडकर की जन्मभूमि कौन सी थी? भोपाल, जबलपुर, बड़ौदा और महू। तो इसका आंसर होगा आपका महू। महू क्यों होगा इसका आंसर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू इंदौर में हुआ था और इस कारण से महू का नाम बदलकर अंबेडकर नगर भी कर दिया गया है। भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान को लिखने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का संगमरमरी चट्टानों का शहर है? अर्थात ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर अत्यधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए ओरछा, बी जबलपुर, सी बालाघाट, डी शिवनी। देखिए इसका आंसर होगा आपका जबलपुर। ओरछा में रामायण कला संग्रहालय बन रहा है, बालाघाट में तांबा की खदानें हैं। जबलपुर की बात करते हैं तो जबलपुर में आपने सुना होगा कि जबलपुर में एक स्थल है जिसका नाम है भेड़ा घाट, और भेड़ा घाट में संगमरमर की सर्वाधिक चट्टानें मिलती हैं, जो कि नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है। और यहाँ पर एक जलप्रपात है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, धुआंधार जलप्रपात। चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? चंबल बेसिन मतलब ये पूछ रहा है आपसे कि जो चंबल नदी बह के जाती है तो मध्य प्रदेश के सबसे उत्तरी जिले को, किस उत्तरी जिले को स्पर्श करती है चंबल नदी जाते हुए? जब हम बात करते हैं मुरैना की, रीवा की, ग्वालियर की और धार की, तो चंबल बेसिन का सबसे उत्तरी जिला जो होगा वो देखिए रीवा हो सकता है क्या? रीवा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रीवा पन्ना का पठार इस तरफ में और चंबल नदी जो है वो ऐसी बह के जाती है। ग्वालियर हो सकता है क्या? ग्वालियर बीच में स्थित है, इस कारण से ग्वालियर नहीं हो सकता। धार हो सकता है, धार इंदौर की तरफ में है तो इस वजह से भी धार नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है मुरैना, ये सही आंसर होगा। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला चंबल संभाग का जिला नहीं है? चंबल संभाग का जिला, चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए मुरैना, श्योपुर, भिंड और दतिया, ये 3 जिले चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर होगा आपका दतिया, क्योंकि यहाँ पे नहीं है पूछा था, जिला नहीं है, तो दतिया जो है वो चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला नहीं है। मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है? खरगोन, अलीराजपुर, आगरमालवा और यहाँ पे हो गया हरदा। तो मध्य प्रदेश का 51वां जिला पूछ रहा है। अभी हमने 2 मिनट पहले इसका आंसर किया था, तो आपको याद होगा कि आगरमालवा जो है वह मध्य प्रदेश का 51वां जिला है। जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जबलपुर किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना है। महाकौशल, बुंदेलखंड, मालवा, छोटा नागपुर का पठार। देखिए छोटा नागपुर का पठार जो है वो झारखंड में है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। मालवा की बात करते हैं, मालवा के 18 जिले हमने देख ले, जबलपुर उसके अंदर था नहीं। बुंदेलखंड बचा, बुंदेलखंड क्योंकि ऊपर की तरफ में, तो जबलपुर इसका हिस्सा है नहीं, तो आंसर होगा आपका महाकौशल। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जबलपुर संभाग का जिला नहीं है? शिवनी, शिवनी, मंडला, कटनी, हरदा। देखिए यहाँ पे देखते जबलपुर संभाग का कौन सा जिला नहीं है। शिवनी है, बिल्कुल है। जबलपुर है, ठीक है। कटनी है, कटनी है। हरदा कहाँ है? हरदा है होशंगाबाद संभाग अर्थात नर्मदापुरम संभाग का जिला हरदा है। तो इस कारण से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्वालियर संभाग का जिला नहीं है? ग्वालियर संभाग का जिला नहीं है। देखिए ग्वालियर संभाग में 5 जिले आते हैं। कौन कौन से आएंगे? पहला आएगा अशोकनगर, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, भिंड, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी। जब ग्वालियर संभाग की बात करते हैं तो ग्वालियर संभाग में 5 जिले आते हैं। पहला हो जाता है गुना, दूसरा हो जाता है ग्वालियर, तीसरा हो जाता है दतिया,
चौथा हो जाता है अशोकनगर और पांचवा हो जाता है शिवपुरी। देखिए मैप में चलते हैं, यह है ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा भिंड। भिंड जिला जो है वह चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? देखिए वाणिज्यिक राजधानी का सीधा सीधा मतलब है कि वह क्षेत्र जिसमें आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश आगे हो, वह कौन सा जिला है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। तो इंदौर वह जिला है जिसे मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, मिनी मुंबई, इंदौर को ही कहा जाता है। भारत का मानक मध्याह्न कहां से होकर गुजरता है? भारत का मध्याह्न कहां से होकर गुजरता है? मध्य प्रदेश में भोपाल, दुर्ग, उज्जैन, सिंगरौली। देखिए एलिमिनेट कीजिए, दुर्ग तो हो नहीं सकता क्योंकि ये सीजी के अंतर्गत आता है। बचा भोपाल, उज्जैन, सिंगरौली। भोपाल एकदम बीचों बीच है और यहां से तो हमने कभी सुना नहीं। उज्जैन भोपाल के और इस तरफ में उज्जैन हो नहीं सकता, तो आंसर होगा आपका सिंगरौली। और सिंगरौली को ही ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, सिंगरौली के बैढन को। मध्य प्रदेश में कौन सा मध्य भारत के पठारों में सबसे गर्म माह है? क्वेश्चन ये पूछा है कि मध्य भारत के जो पठार हैं, इन सारे पठारों में कौन सा सबसे ज्यादा गर्म माह है गर्मी के समय में? माह नंबर दिसंबर, अक्टूबर, मई और मार्च। तो सबसे ज्यादा जो गर्म है, देखिए दिसंबर अक्टूबर तो हो नहीं सकता क्योंकि इस समय तो ठंड चल रही होती है। मार्च हो सकता है, मई हो सकता है, लेकिन मार्च में भी कम ही गर्मी होती है, लेकिन मई में सर्वाधिक गर्मी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। जानापाव चोटी किस क्षेत्र का भाग है? जानापाव चोटी ये वही चोटी है जिससे चंबल नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार और सतपुड़ा की मैकाल पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा में मैकाल श्रेणी। जैसे ही चंबल नदी की बात आई तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि कहाँ का क्षेत्र है ये। अगर नहीं हुआ क्लियर तो फिर भी मैं आपको डिटेल्स दे दूं। देखिए ये इंदौर की बात हो रही है, इतने में तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 1956 की बात हो रही है, 2000 की बात नहीं हो रही। तो 1956 में मध्य प्रदेश में कितने जिले थे जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया तब? 41, 42, 43 और 45। देखिए इसका सही आंसर होगा 43 जिले। गठन के समय मध्य प्रदेश में 43 जिले थे और इसके साथ ही साथ में 8 संभाग भी थे। वहीं जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तब जो बचे थे वो थे 45 जिले। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जैसे ही बुंदेलखंड पठार आपको आता है, ऑप्शन देखिए, सिद्ध बाबा की चोटी, जानापाव पहाड़ी या जानापाव चोटी, सिगार चोटी, साहन चोटी। देखिए सबसे ऊंची चोटी की बात हो रही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी तो ये हो गई धूपगढ़। अब मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है जिसे कहा जाता है मालवा। मालवा की सबसे ऊंची चोटी तो ये हो गई सिगार। फिर आता है बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी तो बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी होती है सिद्ध बाबा। फिर आता है अगला रीवा पन्ना का पठार, और रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी जब पूछी जाती है तो वो होती है सद्भावना शिखर। सद्भावना। अब किस ट्रिक से याद रखना है आपको? देखिए मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी तो सबको पता है कि धूपगढ़ है, तो ये आपको याद ही हो गई है। मालवा की बात करें कि मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मालवा की सबसे ऊंची चोटी है सिगार। कैसे याद रखना है? देखिए मालवा मतलब जो इंदौर का क्षेत्र है ना, वहाँ पे काफी सारे लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो चाय सुट्टा वहाँ पे बहुत ज्यादा चलता है। तो आपको उससे याद रखना है कि यहाँ पे लोग सिगार पीते हैं। इस टाइप का सिर्फ इमेजिनेशन में कि मालवा के क्षेत्र में लोग सिगार पीते हैं, तो मालवा से आपको सिगार याद रहेगा। बुंदेलखंड की बात करते हैं तो बुंदेलखंड, खंड की जहां बात होती है ना, खंड खंड होने की, तो वहां पे भगवान की याद आने लगती है कि नहीं ऐसा कभी ना हो। तो भगवान से आपको बाबा याद रखना है, बाबा अर्थात भगवान शिव।
तो बाबा की बात कर रहे हैं, शिव बाबा की बात कर रहे हैं। तो भगवान की बात कर रहे हैं तो बुंदेलखंड, तो बाबा याद रहेगा तो बुंदेलखंड से सिद्ध बाबा। रीवा की बात करें, रीवा पन्ना का पठार, तो रीवा पन्ना का पठार आपने जिलेवार सीरीज में पढ़ा था कि रीवा एक बहुत सीधी लड़की है, तो उसके मन में ना सबके लिए बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी भावनाएं हैं। तो अच्छी भावना को ही सद्भावना कहा जाता है या फिर गुडविल्स कहा जाता है। तो रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सद्भावना शिखर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 1 नवंबर वर्ष 2000 को गठित 26वें राज्य छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के कितने जिलों का समावेश हुआ था? बात यहाँ पे ये करनी है कि मध्य प्रदेश जब अलग हुआ छत्तीसगढ़ से, उस समय मध्य प्रदेश के कितने जिले छत्तीसगढ़ अपने साथ लेके गया था, ये हमने देख लिया है लेक्चर्स में। 14 जिले, 15 जिले, 16 जिले या फिर 17 जिले। तो इसका आंसर होगा 16 जिले। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 16 जिले अपने साथ लेकर नया राज्य बना था। जिला बनने से पहले भोपाल किस जिले की एक तहसील था? जिला बनने से भोपाल किस जिले की एक तहसील था? ऑप्शन नंबर ए रायसेन, विदिशा, सीहोर और मंदसौर। देखिए इसका आंसर आपको देना है तो आपको पता होना चाहिए कि जब भोपाल जिला बना तो वो समय चल रहा था 1972 का। तो इसके पहले 1956 में भोपाल को राजधानी बना दिया गया था, तो ये आता था सीहोर जिले के अंतर्गत। भोपाल की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने की थी और इसके पहले प्राचीन समय में भोपाल की स्थापना राजा भोज के द्वारा की गई थी। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा और चौचई जलप्रपात। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धुआंधार जलप्रपात। ओके, तो हमारी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। अब आपके जितने भी क्वेश्चन हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है आपको उनका आंसर भी कमेंट बॉक्स में ही देना है। मैं उसमें आपके सभी के आंसर देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।